लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं उनके लिए भी स्वागत है पीएम पाठशाला द्वारा। और आप भी करंट अफेयर्स और बाकी सारे टॉपिक्स के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा साइकोलॉजी का ऑप्शनल भी चल रहा है, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिए आकर। आज इन्वायरमेंट सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। ई मोबिलिटी सबसे पहले हम समझेंगे और इसी वीडियो के तहत हमें पूरा इन्वायरमेंट समझ में आ जाएगा जो भी हमारे अगस्त की मैगजीन में टॉपिक्स गिवन हैं। ई मोबिलिटी क्या होती है, क्या रिपोर्ट्स रिलीज़ हुई हैं, ऐसा क्या है ई मोबिलिटी के बारे में, क्या क्या चीज़ें ये कवर करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात है, कैसे है समझते हैं। देखो, नीति आयोग हम सभी जानते हैं कि एक थिंक टैंक बॉडी है जो कि 2015 में बनाई गई 1 जनवरी, है ना। 10 साल भी हमने इसके अभी मना लिए हैं, सेलिब्रेट कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट टाइटल करके रिलीज़ करी, उसका नाम था अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। और इसी के साथ साथ नीति आयोग ने फर्स्ट टाइम अभी क्या निकाला है, इंडिया का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स रिलीज़ करा है। तभी वी आर डिस्कसिंग ई मोबिलिटी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, नीति आयोग द्वारा की गई है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में आने से $200 बिलियन की अपॉर्चुनिटी हमने अनलॉक करी है। अब इस इंडेक्स के बारे में समझते हैं कि इंडिया का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है क्या। ये एक ऐसा बेंचमार्क टूल है जिससे हम ना ई मोबिलिटी की प्रोग्रेस को देखेंगे। लॉन्च किसके द्वारा हुआ है, नीति आयोग द्वारा लॉन्च हुआ है ये, इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये 16 परफॉर्मेंसेस को चेक करेगा, इंडिकेटर्स को 3 थीमेटिक कैटेगरी में। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस है, ईवी एडॉप्शंस को ट्रैक करना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस को देखना, ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन को इवेलुएट करना, सप्लाई साइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स को इवेलुएट करना। अच्छा, जो ये इंडेक्स है 4 कैटेगरीज में काम करेगा, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट्स के फॉर्म में ये काम करेगा। अचीवर का मतलब है कि 100 स्कोर होना चाहिए, फ्रंट रनर का मतलब है कि 65 से 99 स्कोर होना चाहिए, परफॉर्मर का मतलब है कि अभी जो स्टेट है उसका स्कोर 50-64 के बीच में है, एस्पिरेंट का मतलब है जिसका स्कोर 0 से लेकर 49 के बीच में है। अच्छा, 2024 में दिल्ली ऐसा रैंक कर रहा था 77, यानी कि फ्रंट रनर में दिल्ली था। महाराष्ट्र भी फ्रंट रनर में था, चंडीगढ़ एंड कर्नाटका का भी फ्रंट रनर में आया हमारा स्कोर, क्योंकि इसके आसपास ही है। मतलब अभी तक कोई भी दिल्ली मतलब कोई भी स्टेट भारत का भी अचीवर लिस्ट में नहीं आया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो देखो इसके कुछ टाइप होते हैं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा टाइप होता है बैटरी ईवी, यानी जो इंटायरली बैटरी से चलता है। एक हाइब्रिड ईवी होता है जो इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों से चलता है। आपने हाइब्रिड गाड़ी भी देखी होंगी, तो हाइब्रिड गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, जो कि इंजन से भी चलती हैं और इलेक्ट्रिक से भी चलती हैं। एक फ्यूल सेल ईवी होता है, इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। एक होता है आपका प्लग इन हाइब्रिड ईवी होता है, जिसमें इंजन और रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल होता है प्लग इन हाइब्रिड वाले में, ठीक है ना। तो ये एक देखना, ध्यान से समझो, हाइब्रिड ईवी में इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर होता है, प्लग इन हाइब्रिड ईवी के अंदर इंजन और रिचार्जेबल बैटरी है, ये भी ध्यान रखना। अब अगर हम भारत के अंदर इसका स्टेटस देखें ई मोबिलिटी का, हमने कहा जी इसने $200 बिलियन की अपॉर्चुनिटी को अनलॉक किया है, तो कैसे करा है, तो आप बताना जी। 2.08 मिलियन ईवी की सेल्स हुई हैं 2024 में, फ्रॉम 50,000 2016 से। सोचो आप, कहाँ 50,000 सेल्स थी, कहाँ 2.08 मिलियन, इतनी सेल्स बढ़ गई है इसकी। दूसरा, भारत की मार्केट में ये 7.6% घुस चुका है। टारगेट है कि ये 2030 तक 30% के आसपास पहुंचेगा ये टारगेट, मतलब इतने लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले हैं। अब बेनिफिट क्या है ईवी का ओवर इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स के अगर हम बात करें, ईवी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ज़ीरो टेल पाइप इमिशन, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करेगा, वो भी 3x की स्पीड से, 3 टाइम्स कम करेगा यानी कि। दूसरा, एनर्जी एफिशिएंसी भी है, ये 60% इलेक्ट्रिसिटी को व्हील पावर वर्सेस 20% पेट्रोल व्हीकल्स वगैरह में कन्वर्ट करता है, तो यानी कि एनर्जी भी बचाएगा। ऑयल इंपोर्ट हमारे भारत देश का कम होगा। आप सोचो 2030 तक माना जा रहा है कि इंपोर्ट के जो बिल ऑयल वाले हैं ना, 1.1 लाख करोड़ तक बचेंगे हर साल। हमारी रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट ईवी व्हीकल्स में कम लगती है।
कन्वीनियंस बहुत है, आप घर में इसको फटाफट चार्ज कर लो बैटरी को, नॉइज़ रिडक्शन होगा, समझ रहे हो, आपको बार बार पेट्रोल पंप्स पे नहीं जाना पड़ेगा। अब लेकिन की चैलेंज भी है, रिपोर्ट ने वो भी बताया, नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने की चैलेंज भी बताया, कह रहा सबसे बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल चैलेंज। ई बसेस ई ट्रक्स के साथ कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपको एकदम से ख़त्म करोगे, स्मॉल प्लेयर्स खरीद नहीं पाएंगे। ईएमआई का बर्डन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत झेलना पड़ेगा, बैंक्स को दिक्कत हो सकती है क्योंकि कोई भी मान लो नई डिफ़ॉल्ट कर जाए फिर क्या करेगा बैंक, समझ रहे हो प्रॉब्लम। सेकंड चैलेंज है व्हीकल सेंट्रिक चैलेंज है, हैवी एंड कॉस्टली बैटरी की वजह से ट्रक लोड कैपेसिटी नहीं हो पाएगी, ट्रक उतनी कैपेसिटी में लोड नहीं कर पाएगा सामान। 15 साल स्क्रैपेज रूल लोअर्स है इस रीसेल वैल्यू इसकी, वो भी दिक्कत है कि 15 साल से भी कम चलेंगे, फिर क्या करोगे, अब हर कुछ सालों में बदलना बड़ा मुश्किल होता है ना व्हीकल्स। उसके बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, पब्लिक चार्जिंग जो है ऑलमोस्ट 4 टाइम एक्सपेंसिव है ये। अपस्ट्रीम आपके पावर सप्लाई के कनेक्शंस को लेने में प्रॉब्लम है, लैंड के कंस्ट्रेंट है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में एक सेफ्टी रिस्क बना हुआ है, कोलैबोरेशन की प्रॉब्लम है, फिर अवेयरनेस एंड परसेप्शन चैलेंजेस हैं, कन्फ्यूजन है, डिफरेंसिंग है, इंसेंटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड ऑल को लेके, डेटा एंड रेगुलेटरी गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, जो वाहन डेटाबेस हैं वो एक्यूरेटली डेटा को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, यूनिक बैटरी आईडीज़ नहीं हैं, इससे ट्रैकिंग रीसेल वगैरह नहीं हो पा रहा है, इन्वर्टेड जीएसटी फॉर मैन्युफैक्चरर्स ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कह रहा है ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं ताकि ईवी अडॉप्शन बूस्ट हो पाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है पीएम ई ड्राइव स्कीम। उसके बाद और कौन कौन से गाइस ऐसे स्टेप्स लिए हैं हम समझते हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये वाला है, एक तो हमारा कि भाई 2 व्हीकल्स में हमने ई व्हीकल लगा लिया, हमारा ई व्हीकल 3 व्हीकल्स वाला भी है, 3 व्हील्स वाला भी है, ई ट्रक्स भी हैं, ई बसेस भी हैं, ई एम्बुलेंसेस भी हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भारत में स्टेप्स लिए गए हैं, भारत सरकार ने लिए हैं ये, ठीक है। स्कीम ये भी हमने बनाई है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर्स और भारत को भी हम प्रमोट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर पैसेंजर कार्स। ऐसे ही ना एक पीएम ई बस सेवा है, यानी पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म स्कीम है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं 38,000 से भी ज़्यादा ई बसेस को हम इंश्योर कर रहे हैं सिक्योरिटी के साथ उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाने के लिए। पीएलआई स्कीम भी लाई गई, पीएलआई केमिस्ट्री सेल भी लाए गए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी जीएसटी का जो ईवी कट है वो 12% से अभी 5% हो गया है जीएसटी भी। इवोल्यूशन एस प्रोग्राम भी है ताकि हम ना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ईवी के स्टार्टअप्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में क्या रिकमेंडेशन ये दे रहा है रिपोर्ट की, ये समझते हैं। सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये बोल रहा है मूविंग फ्रॉम इंसेंटिव टू मैंडेट्स, यानी ये कह रहा है कि ना आप ना जो भी जीरो इमिशन व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रहे हो ना उसमें टारगेट सेट कर दो कि हायर रजिस्ट्रेशन टैक्स फ़ी लगे फॉर आईसी के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ना इंसेंटिव से अभी मैंडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो हमें ना ये सारे वर्ड्स का पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। अगर हम मैंडेट का मीनिंग देखें गाइस, तो मैंडेट का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल ये पावर मिलना किसी ग्रुप को टू डू समथिंग, ठीक है ना। तो उसी तरह से मैंडेट देना अभी ज़रूरी हो चुका है बहुत ज़्यादा, ताकि ये टारगेट्स अब सेट हों। और इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ईएमआई चलती रहेंगी तो उनका क्या होगा, तो इंसेंटिव से अब मैंडेट की तरफ बढ़े, ठीक है। सैचुरेशन अप्रोच, यानी 100% जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है वो 5 डेजिग्नेटेड इंडियन सिटीज़ में 5 सालों के लिए पूरा अडॉप्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, हमें फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, हमें टारगेटेड फिनेंसिंग मैकेनिज़म्स को अपनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें आपने एक वर्ड पढ़ा फ्लीट, फ्लीट का मतलब जानते हो ना क्या होता है, कोई भी राफ्ट किस्म का कोई पैसेज बेसिकली। अब लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई जो फ्लीट है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। अब हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है बेसिकली। तो फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो कंपनियां हैं जो ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन का इस्तेमाल करती थी वो अब रिप्लेस कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगी, यानी कि वो डेवलप करेंगी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी का मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो उनका प्राइमरी गोल, क्योंकि क्या है फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन में प्राइमरी गोल ये होता है कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना, ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना,
है ना, और स्विच करना फ्रॉम गैसोलाइन टू डीजल पावर्ड व्हीकल्स। समझ रहे हो, ये सारे की सारी प्लानिंग होती है फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन मैंडेट के अंदर। अब तीसरी बात ये कह रहा है, रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट में नीति आयोग ने डाल के भेजी, वो कह रहा है आप ना फिनेंस करो ई बसेस और ई ट्रक्स को, यानी एक पूल्ड फंड बनाओ फ्रॉम पब्लिक एंड मल्टीलेटरल सोर्सेज, ताकि लो इंटरेस्ट लोन भी मिल पाए। बैटरी के लिए रिसर्च करने के लिए, तो बैटरी और नई केमिस्ट्री उसमें डालने के लिए एकेडमिक्स को, इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को, तीनों को पार्टनरशिप बोलो करने के लिए। AIG की पार्टनरशिप से मदद से कोशिश करो कि जो बैटरीज हैं उनमें नई केमिस्ट्री भी जोड़ी जाए। फिर ये कह रहा है स्ट्रैटेजिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। कह रहा है 20 की कॉरिडोर्स को डेवलप करो, नोडल एजेंसीज को सेटअप करो, मैप हब लोकेशन बनाओ और टाइम ऑफ डे प्राइसिंग को, ताकि जाके एफिशिएंसी बढ़े। और इसी के साथ साथ यूनिफाइड नेशनल EV ऐप बनाओ, सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करो लोकेटिंग चार्जिंग स्टेशंस में, बुक करो स्लॉट्स पेमेंट के, ये सब बनाओ। लोअर कर दो अपफ्रंट कॉस्ट को, ताकि लीजिंग प्रमोट हो सके बसेस की, ट्रक्स की, स्मॉल ऑपरेटर्स के लिए, है ना। बैटरीज बेसिकली क्या करती हैं, 40% कैपिटल कॉस्ट होती है EV का। अवेयरनेस दो, इन्फॉर्मेशन दो, तो उसके लिए नेशनल EV अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करो, ताकि डेटा की नीड को, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों को हम देख पाएँ। अच्छा, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं फॉर EV एडॉप्शन? तो देखो, हम और भी कंट्री से सीख सकते हैं कि कैसे हम EV को अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि चाइना में ना 10 सिटीज़ और 1000 व्हीकल्स जो हैं, वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, यानी जो 10 पायलट सिटीज़ हैं वहाँ पे वो 1000 न्यू एनर्जी व्हीकल्स को पब्लिक फ्लीट में डाल रहे हैं, पब्लिक पैसेज में डाल रहे हैं। ठीक है, सिंगापुर में भी ऐसे ही ना एक EV इलेक्ट्रिक चार्जिंग PT लिमिटेड कर है, तो सब्सिडरी है, ये भी क्या कर रही है, चार्जिंग स्टेशंस वगैरह बना रही है। यूरोप में चार्ज मैप कर है, UK में एडवांस प्रोपल्शन सेंटर्स हैं। तो मतलब इनकी कोशिश भी यही है, हम इन कंट्रीज से भी सीखते हुए अपनी कंट्री में भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इंडिया की क्या रेजोल्यूशन है कि हम वेटलैंड को कैसे वाइजली यूज़ करें। अब ऐसा क्या आया भाई, रामसर की अभी 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई जिम्बाब्वे में, 172 कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही थी। अब समस्या ये है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। देखो, जब भी वेटलैंड की बात आए तो आपको याद रखना है, एक ऐसा एरिया जो कि हमेशा वेट रहता है, बड़ा दलदल जिसे हम कहते हैं ना, तो उसी को वेटलैंड। अब वेटलैंड का वाइज यूज़ की क्या बात हो रही है, तो भारत ने कौन से रेजोल्यूशन की बात करी है समझते हैं। इंडिया ने रेजोल्यूशन टाइटल किया जिसका नाम था प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वेटलैंड। ये रामसर कन्वेंशन में आया, जिम्बाब्वे में था। याद रखना, 15th कॉन्फ्रेंस रामसर कन्वेंशन की कहाँ हुई, जिम्बाब्वे में। ठीक है, जिम्बाब्वे की कैपिटल कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब न्यूज़ में ये था कि रिजोल्यूशन अलाइन किया गया, जो हमारा 2022 में दिवाली वाले दिन मिशन लाइफ की बात की गई थी ना, कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हमें जीना है, उसके प्रिंसिपल पे अलाइन करके ये रेजोल्यूशन दिया गया कि इंडिया लेड ग्लोबल मूवमेंट है ये, कि UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में 2021 में, मैंने आपको बताया COP, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2022 में। इसका काम है इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ की जो प्रैक्टिस है लाइफ में, वो लाइफस्टाइल ऐसा जिए कि वो नेचर के साथ सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, उसको हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। फिर वाइज यूज वेटलैंड का कैसे होगा, क्योंकि कोर प्रिंसिपल है वेटलैंड कंजर्वेशन अंडर रामसर कन्वेंशन। तो कन्वेंशन बेसिकली डिफाइन करे कि वाइज यूज होना चाहिए, इकोलॉजिकल करेक्टर मेंटेन करना है, हमें इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस अपनानी है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चलना है। अब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज क्या कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं वाइज यूज, नेशनल प्लान, लेजिस्लेशन, मैनेजमेंट एक्शन। तो भारत की ऐसी क्या यहाँ पर अप्रोच है, भारत कह रहा है कि वेटलैंड के वाइज यूज़ के लिए हमने एक तो नेशनल प्लान बनाया, कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बना दिया, हमने आउटलाइन कर दी कि भाई कैसे कैसे स्ट्रैटेजी अपनाएं कि सस्टेनेबल ज़िंदगी हो जाए। चाहे 2024 का हमने पता है टाइटल भी रखा था, वेटलैंड वाइज यूज़ मिशन सहभागिता सेव वेटलैंड के हमने कैंपेन चलाया था कि 2 मिलियन वहाँ पे सिटीजन्स वॉलंटियर भी रह चुके हैं। 1,70,000 वेटलैंड्स को हमने उसमें मैप किया था। अब जो COP 15 हुई जिम्बाब्वे में, उसके कुछ आउटकम आए हैं, वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कह रहा है इन्होंने क्या करा, अडॉप्ट किया है विक्टोरिया फॉल्स का डिक्लेरेशन। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक रोल जो वेटलैंड का है उसको सबसे पहले समझो,
बायोडाइवर्सिटी को बहुत कंट्रीब्यूट करता है, वेटलैंड क्लाइमेट चेंज में योगदान देते हैं, यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल गोल जो आपको 2030 में फुलफिल करने हैं उसके बारे में आप काम कर सकते हो। तो यानी कि अडॉप्शन ऑफ विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन हो गया आउटकम। सेकंड है लॉन्च ऑफ इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव स्ट्रैटेजिक प्लान 2025 से 30 में जो चल रहा है, ताकि हम वेटलैंड के लॉस को बचा सकें जो कंबोडिया में है, लाओ में है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम के वेटलैंड जो लॉस हो चुके हैं उसको रिवर्स भी करना है, उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया। फिर ब्रिज प्रोग्राम लॉन्च हुआ कि जेंडर मेन स्ट्रीम में ग्रांट करना है, वुमेन लीडरशिप भी होनी चाहिए। फ्रेश वाटर के चैलेंज को हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसको हमें ध्यान में देना है कन्वेंशन में। रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी मॉनिटरिंग हो, कंजर्वेशन एग्रीमेंट हो, उसका ध्यान देना है। वाटर वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है, डिग्रेड हो रहे हैं वेटलैंड, उसको ध्यान में रखना है। तो रामसर कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समिट 1971 में आई थी। रामसर एक शहर का नाम था ईरान में, जो कि फिर 1975 में इसको फोर्स में लाया गया। अच्छा, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है ताकि हमारा कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ हो वेटलैंड्स का। 2500 ग्लोबली और डेजिग्नेशन किया गया यहाँ पर, मीटिंग्स आकी 9 क्राइटेरिया के बेसिस पर होती है, और 91 रामसर साइट है विच इज़ हाईएस्ट इन एशिया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज क्लाउड बर्स्ट इन हिमालयन रीजन। देखो बड़ी बुरी खबर आई, आपको पता है अगस्त के महीने में हमने बहुत जगह पे बादल फटते देखे, चाहे वो आपका उत्तराखंड रहा हो, हिमाचल प्रदेश रहा हो, जम्मू कश्मीर रहा हो, पंजाब की भी बात लेके चलो, वहाँ भी फ्लड आई। अब ओरोग्राफिक लिफ्टिंग एंड क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, पहले जोग्राफिक उसको ही समझते हैं। देखो जी, मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है, वो टकराई माउंटेन पहाड़ियों से, फोर्स मिला उसको, हवा ऊपर की साइड जाएगी, कंडेंस होगी, क्लाउड बनाएगी। क्लाउड बनाने से क्या होता है, जैसे ही हवा प्रिवेंट करेगी ना कंडेंसिंग को रेन ड्रॉप से करने से, तो वायलेंट अपवर्ड होगा। फिर उसके बाद वायलेंट अपवर्ड के बाद आपका वो नीचे आके रेन ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाएंगी, मॉइस्चर सारा का सारा बह जाएगा, और होल ऑफ जो स्टोर्ड वाटरफॉल एट वन टाइम वो गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा। इससे क्या होता है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक लगातार बारिश होगी। और क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना टाइप, यानी है ना, यानी कि एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन छोटे पीरियड में आना, उसके साथ साथ थंडर हो रहा है, बिजली चमक रही है, हेल हो रहा है, जिससे पूरा की पूरा फ्लड कंडीशंस क्रिएट हो गई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेन इवेंट वो क्लाउड बर्स्ट बनाया है जब भी 10 सेंटीमीटर से रेनफॉल 1 घंटे में ज़्यादा कहीं पर भी पड़ेगी, तो उसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कहा है कि क्लाउड बर्स्ट माना जाएगा। तो रीसेंट एग्जांपल लो आप, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, चामोली का क्लाउड बर्स्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो क्लाउड बर्स्ट प्लेन में भी आता है, ऐसा मत समझना आपको खाली पहाड़ी जोन में आता है, क्लाउड बर्स्ट प्लेन रीजन में भी आता है। अगर ओरोग्राफिक लिफ्ट हो जाए तो इसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा ख़राब होता है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये ख़राब होता है कि फ्लैश फ्लड आती है, डैम टूट जाते हैं, लैंडस्लाइड आती है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, सड़कें तबाह हो जाती हैं, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक फैसिलिटी सब बर्बाद हो जाता है। अब कैसा करें, बहुत बड़ा चैलेंज है क्लाउड बर्स्ट को टैकल करना। सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग ने इतना प्रेसिपिटेशन पैटर्न को डिसरप्ट कर दिया है, इतनी फ्रिक्वेंट इंटेंस रेनफॉल आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। हर 1 डिग्री सेल्सियस में एयर राइज होती है, होल्ड करती है 7% से ज़्यादा मोर मॉइस्चर। फिर उसके बाद फॉरकास्टिंग चैलेंज है। क्लाउड बर्स्ट हाईली लोकल है, शॉर्ट लिव्ड है, प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, सैटेलाइट में प्रिसीशन नहीं है, डॉपलर रडार 3 घंटे लगाता है, वार्निंग कॉस्टली है, लिमिटेड है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, डिफॉरेस्टेशन, आपने खूब जंगल काटे हैं, आपके वेटलैंड ख़त्म होते जा रहे हैं, आपकी अनप्लान्ड डेवलपमेंट के कारण भी ऐसा हो रहा है, फ्लैश फ्लड और ख़राब से ख़राब होती जा रही है। तो इसीलिए 2019 में ही क्लाउड बर्स्ट डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान द्वारा आई थी। और क्या बोला था कि लैंडस्लाइड के हैज़ार्ड जोनेशन कर दी जाए, यानी रिमोट सेंसिंग हो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल डेटा का इस्तेमाल किया जाए, लोकल नॉलेज का इस्तेमाल किया जाए, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रूल्स को अपडेट करो आप, स्ट्रक्चरल मेजर्स लो आप, स्लोप का स्टेबलाइजेशन हो,
प्लांटेशन करो, वेजिटेशन लगाओ, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को मेंटेन करो। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी। देखो जहाँ पर भी आपको मैं बताऊँ, अभी चंडीगढ़ क्योंकि वेल प्लान्ड सिटी है, तो वहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आई, वहाँ फ्लड आई, आके चली गई, पता भी नहीं चला, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। हम जहाँ जहाँ ज़्यादा जंगल काटेंगे, ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट करेंगे, तो फिर भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। फिर आगे कह रहा है कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लेने हैं, मल्टी हैज़ार्ड इंश्योरेंस दो आप लाइफ और प्रॉपर्टी को, रिस्क सेंसिटिव हमारी अर्बन प्लानिंग भी है, हमारे लॉज ही वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, मल्टी लेवल सेफ्टी प्लानिंग की ज़रूरत है। हमें स्ट्रेंथन करना होगा अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ को, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हमें फंडिंग देके इनको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग करो इनकी, इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफ़र टूल यूज़ करो। क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको स्टेट स्पेसिफिक करना ही पड़ेगा, समझनी ही पड़ेंगी चीज़ें। तो रीसेंट क्लाउड बर्स्ट बताता है कि हमारी अर्जेंट नीड है, डिज़ास्टर को हमें रोकना है, स्पेशली इन दी हिमालयाज़। तो फोकस हमारा रिएक्टिव रिलीफ से प्रोएक्टिव रेजिलियंस की तरफ होना चाहिए, ताकि हम अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथन कर पाएँ, प्रमोट कर सकें कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन, लिंक कर पाएँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ, लोकल नॉलेज, गुड गवर्नेंस, ताकि हमारी हर तरह की रिस्क जो है वो रिड्यूस हो पाए। ठीक है जी, मूविंग टुवर्ड्स आर शॉर्ट्स वाला पार्ट। देखो इंडिया का वाटर मैनेजमेंट पे बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि वाटर रिसोर्सेज है, उसने एक रिपोर्ट हाईलाइट करी, कहा जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, फिर भी भारत में सोशो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं फ्लड और वाटर स्कार्सिटी के कारण। तो इंडिया के वाटर मैनेजमेंट को लेकर कई सारी चीज़ें बात की गई है। कह रहा फ्लड फॉरकास्टिंग मॉडर्नाइज एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। सेंट्रल जो वाटर कमीशन है 340 फ्लड फॉरकास्टिंग साइट पर कवर करता है, अपग्रेड करो इसके सिस्टम को। रिकमेंडेशन आई है कि और चैलेंजेस को और अच्छे से बताओ, इंटरलिंक कर दो रिवर प्रोग्राम्स को। 30 लिंक आपने करी हैं, कंसेंसस कुछ स्टेट में होता नहीं क्योंकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो कह रहे डिटेल स्टडी करो और स्टेट्स को समझाओ, अवेयरनेस दो उनको कि इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन से क्या फ़ायदे हैं। डैम सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के लिए कह रहे हैं कि आपने 6000 तो अभी डैम्स बनाए हैं ना, उसको आप विद इन 5 ईयर्स उसको और प्रिपेयर करो। यानी हमें कंसिस्टेंटली इंगेज रहना पड़ेगा डैम ओनर्स, और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इमरजेंसी एक्शन प्लान हमें बनाने पड़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल शक्ति अभियान कैच द रेन चला रही है ना, कह रहा है डेडिकेटेड फाइनेंशियल ग्रांट भी दो आप स्टेट को, यूटीज़ को, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और हो सके। समझ रहे हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है प्रोएक्टिव एंड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस। न्यू ड्राफ्ट नेशनल वाटर प्लान बनाना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर फ्लडिंग मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है आप इंक्लूड कर दो लोकल एमपीज एमएलएस को, ताकि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हो पाए और कोहेसिव आउटकम निकल आ पाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट। तो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने लॉन्च किया है ये क्या है, G20 प्रेसिडेंशियल लेगेसी इनिशिएटिव के तहत इन्होंने कोर पिलर बनाया है ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप। मल्टी स्टॉक होल्डर कई सारे नेटवर्क बनाए गए हैं ताकि सभी वाटर रिसोर्सेज को इक्विटेबल सस्टेनेबल वे में यूज़ कर पाएँ। इसका एम है 15 बिलियन वाटर सिक्योरिटी करना, मोबिलाइज करना 2030 तक। एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म है ताकि हम पॉलिटिकल फाइनेंशियल मोमेंटम चला के वाटर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड कर पाएँ। तो याद रखना साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। ठीक है, नाम बताओ उनका कमेंट सेक्शन में क्या है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में न्यूज़ में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी वर्सेस लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड करके केस को बात करी और बोला जी ओनली कोर्ट्स हैं जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन को इम्पोज कर सकते हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इम्पोज किया इन्वायरमेंटल कंपनसेशन। अब क्या होता है ईसी, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन का मतलब है एक ऐसा पॉलिसी जिसके तहत आप पर्यावरण को बचाने के लिए पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लगा रहे हो कि जितना आप पोल्यूट करोगे उतना पैसा भी दो, या पैसा भी दो और कवर भी करो, ग्रीन कवर भी करो। तो स्टैट्यूटरी मैंडेट क्या है, देखो अगर आप पर पीसीबी लगा है ना, तो यानी कि आप पे पेनल्टी लगाई गई है। सेक्शन 33A ऑफ वाटर एक्ट के तहत और एयर एक्ट के तहत आप पे पेनल्टी लगाई है।
पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के तहत ये कह रहा है कि पीसीबी कांट इम्पोज पेनाल्टीज़, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो पेनाल्टी नहीं लगा सकती, ठीक है ना, बट एनवायरमेंटल हार्म अगर कुछ हुआ है तो वो हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, इंडियन काउंसिल जो है एनवायरो लीगल एक्शन वाली, पोल्यूटर पेपर चलेगी। अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन हमें लेने हैं, बोर्ड डिसाइड करेगा पोल्यूटिंग एंटिटीज़ को, ठीक है ना। ऐसे जो आपका सुप्रीम कोर्ट में वेल्लोर के सिटीजन्स के ऊपर एक केस आया था 1996 में, तो वहाँ पर भी बोला था कि इन्वायरमेंटल डैमेज का लाइबिलिटी जो है वो कंपनसेशन प्लस रेमेडियल एस्पेक्ट दोनों में लेना पड़ेगा। प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए जाएंगे, है ना, रेगुलेटर्स के द्वारा। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत में ध्यान रखना, एक सीपीजी भी आपको सुना है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम करती है। इसी के तहत ये एक्ट बनाए गए थे, वाटर प्रिवेंशन, एयर प्रिवेंशन 1981 वाला, ठीक है ना। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका काम ही है हर जगह से एयर वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, ठीक है, भारत में। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है यूएनडीपी का इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। बीबी फातिमा, नाम सुना है आपने, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं, स्मॉल विलेज धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। इनको अवार्ड मिला है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, प्रेजेंटेड हर बाइनली किया जाता है, हर 2 साल में एक बारी, ठीक है। अंडर द इक्वेटर इनिशिएटिव यूएनडीपी द्वारा किया गया है। इक्वेटर इनिशिएटिव का मतलब है इंडिजीनियस लोगों, लोकल कम्युनिटीज़ को अपॉर्चुनिटी देना, लैंड डिग्रेडेशन से बचाना, लाइवलीहुड इम्प्रूव करना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना। तो इसको हम नोबेल प्राइज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी कहते हैं। बीवी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो है, इन्होंने क्या करा, मिलेट बेस्ड मिक्स क्रॉपिंग करी रेन फेड फार्म्स में, क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग करी है इन्होंने, और वहाँ का हॉर्टिकल्चर मिलेट्स को पॉपुलराइज करा, लाइव स्टॉक की प्रैक्टिस को और अच्छा किया। तो इनको अवार्ड मिलना चाहिए था ना, इसीलिए बीवी फातिमा जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं, एक छोटे से विलेज धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, इनको इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ में आता है आवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024 से 34 तक का। यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी आपकी लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्री, जो कि ओपन हुई है आवाज़ा तुर्कमेनिस्तान में। कॉन्फ्रेंस बड़ी ही क्रूशल है ताकि आप इम्प्लीमेंट कर पाओ ये सारी चीज़ें। अडॉप्ट किया गया बाय यूएन जनरल असेंबली दिसंबर 2024। कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है ताकि हम परसिस्टेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस को टैकल कर पाएँ। इसीलिए रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च हब बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी बनाई गई, ट्रेड को एडवांस, क्लाइमेट रेजिलियंस को करने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है सुंदरबन के टाइगर रिजर्व। ये सेकंड लार्जेस्ट बन चुके हैं आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ एरिया। तो नेशनल जो बोर्ड है वाइल्ड लाइफ का, उन्होंने मिलकर, और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने भी प्रपोज करा है कि भाई सुंदरबन टाइगर रिजर्व के एरिया को बढ़ाया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर है ना, वो एक साइज़ में वो बड़ा है, उसके बाद अब सुंदरबन टाइगर रिजर्व खूब बड़ा कर दिया गया है। समझ में आ रही है बातें। तो 58 इंडिया के टाइगर रिजर्व्स में से ये आपके हैं। अब प्रोसीजर क्या है किसी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए? तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, एज़ पर द प्रोविजन सेक्शन 38 का जो 5th है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑन एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये पहले वो करेंगे। स्टेप क्या है? प्रपोजल पहले स्टेट को मिलेगा, फिर उसके बाद कम्युनिकेट किया जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में, फिर ये रिकमेंड करेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी किसी इलाके को। फिर प्रोसेस फॉर ऑल्ट्रेशन की बात की जाए तो एज़ पर सेक्शन 38W1 का नो ऑल्ट्रेशन भी नहीं करनी किसी बाउंड्री वगैरह पर आपको। ऐसे अप्रोवल कहाँ से मिलेंगे? स्टेट द्वारा मिलेंगे। सुंदरबन टाइगर रिजर्व की लोकेशन कहाँ है? वेस्ट बंगाल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। ऑनली मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं ये। और बॉर्डर किसको करता है सुंदरबन? वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल सॉरी, बांग्लादेश, रिवर माल्टा, रिवर बिदिया, रिवर गुमड़ी। समझ रहे हो? सुंदरबन टाइगर रिजर्व बॉर्डर कहाँ करता है, याद रखना है इसको बिल्कुल आप एज इट इज़। और रिकॉग्नाइज़ किया गया है इसको, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया, पार्ट है ये बायोस्फीयर का। उसके बाद मैत्री वन इनिशिएटिव क्या था? तो मैत्री वन इनिशिएटिव गुरुग्राम, हरियाणा का आपको पता है शहर है गुरुग्राम, सिटी को मिला है। 750 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट को अरावली हिल्स में इन्होंने डेवलप करा है। एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम के तहत मैत्री वन इनिशिएटिव गुरुग्राम में लिया गया है ताकि इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अर्बन सस्टेनेबिलिटी को बनाने के लिए करा गया है।
साथ में ये भी ध्यान में रखना इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कंपोनेंट भी यूज़ करे गए हैं, लाइक इन्वेजिव स्पीशी हटाई गई हैं, नेटिव ट्रीज को लगाया गया है, अरावली स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के लिए मैत्री 1 लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक्सपर्ट पैनल बैठा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का, और उसने यहाँ पे रिकमेंड कर दिया कि भाई बनाओ ये। तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली के पास लोकेटेड है ये, और कंक्रीट ग्रेविटी डैम वगैरह बना रहा है। 3 रिवन ज्वाइन भी बेसिकली करेगी तैंगोन को और इटालियन विलेज टू फॉर्म दिबांग रिवर डाउन स्ट्रीम। नेक्स्ट आता है वोल्केनिक इरप्शंस, न्यूज़ में रही, क्या है ये? माउंट लियोतोबी कॉम्पोजिट है ये आपके 2 एडजेसेंट आपके किस पे, स्ट्रेटा वोल्केनोस पर इंडोनेशिया में। ठीक है, एक आपकी माउंट किलेयू है, तो ये भी इरप्शंस यहाँ पर भी हुए हैं हेलेमाउताओ क्रेटर में, विच इज़ पार्ट ऑफ हवाई वोल्केनोस। हवाई इज़ द ओनली यूएस स्टेट जहाँ पर कम्प्लीटली ये आइलैंड से बना है। ठीक है, ड्रेक पैसेज के बारे में पढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड 7.5, समझ रहे हो आप, अर्थक्वेक स्ट्रक हुआ है यहाँ नियर अर्जेंटीना एंड चिली। ड्रेक पैसेज पता है कहाँ है? केप हॉर्न, यानी जो सदर्न पॉइंट है ना साउथ अमेरिका का वो, और साउथ शेटलैंड आइलैंड जो अंटार्कटिका के पेनिनसुला का पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ड्रेक पैसेज है। इसका नाम ड्रेक इसलिए पड़ा था, सर फ्रांसिस ड्रेक थे एक फेमस इंग्लिश नेविगेटर और सरकम नेविगेटर, उनके नाम पे इस पैसेज का नाम पड़ा है। वाटर जो है यहाँ मेजरली फ्लो करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और यहाँ अंटार्कटिक का सरकम पोलर यहाँ करंट बनाता है। हिस्टोरिक ट्रेड रूट भी है पनामा कैनाल से पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट। सेलिंग चैलेंज है यहाँ पर, स्टॉर्मी सी चलती हैं, बहुत आइसी कंडीशन है। केप हॉर्न को ये सिवियर टेस्ट है कि कैसे यहाँ पे शिप्स वगैरह पार होंगी, बड़ा खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि ड्रेक पैसेज अब। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टुमारो विल डू सोशल इश्यूज एंड ऑल। तो मिलते हैं फिर कल, हैव अ नाइस